नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम एक झटके की तरह जरूर आया और सब उन लोगों के लिए आया, सारे लोगों के लिए आया, चाहे वो किसी भी विचारधारा में विश्वास रखते हों, चाहे वो सरकारी मुलाजिम हों या सरकार में नहीं हों, क्योंकि एक शख्सियत इस तरीके की थी कि ये माना जाता था कि ये जेंटल प्राइम मिनिस्टर है, ये आवाज ऊंची नहीं करते। और इस चक्कर में एक छवि ये भी प्रस्तुत हुई, जोर हैं। लेकिन सरकार के अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह का एक जो सबसे बड़ा पहलू था वो था उनका अर्थशास्त्री होने का, इकोनॉमिस्ट। सो एज एन इकोनॉमिस्ट प्राइम मिनिस्टर, हाउ डिड ही फेयर फ्रॉम वन इकोनॉमिस्ट टू अनदर? रतिन रॉय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। रतिन जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या आपका सौभाग्य रहा उनके साथ काम करने का? व्हाट वाज द टेन्योर लाइक? और अगर आप कुछ बताना चाहें। सौभाग्य तो मेरा सबके काम करने का तो कभी नहीं था। वो मुझसे काफी सीनियर थे हर रूप में। लेकिन इत्तेफाक से हम यूके में कैम्ब्रिज में, जहां मैं भी पढ़ाई किया हूँ, एक ही कॉलेज में गए। तो तब वो वहां पे कोई ऑनरी फेलो थे, क्योंकि वो साउथ सेंट्रल जिनीवा के अध्यक्ष थे। तो आते रहते थे। उनकी बेटियां भी कैम्ब्रिज में पढ़ रही थी तब। और इसलिए जब आते थे तब एक दो बार आए, और एक बार मुझे खाने पे भी ले गए इंडियन रेस्टोरेंट, जहाँ पे काफी चर्चा हुई। वो मतलब एक हमारा एक कनेक्ट था। उसके बाद जब मैं फाइनेंस कमीशन में था, 13वीं वित्त आयोग में था, तब उनसे हमने 2 बार हमने मुलाकात की। वो प्रधानमंत्री थे, वित्त मंत्री कोई और थे, शायद प्रणब बाबू थे। तो 2 बार मुलाकात की, और 2-3 बात हमने पूछा। उन्होंने बड़े खुश हुए कि हम वापस आए हैं, इरादा क्या है। जब मैंने कहा कि मैं संयुक्त राष्ट्र से छुट्टी लेकर आया हूं, तब और भी खुश हुए। बोले, तुम मेरे जैसे हो, तुम तो विश्व बैंक या अंतर्राष्ट्रीय मॉनेटरी फंड के लिए काम नहीं करते हो। मैंने भी कभी काम नहीं किया है, मैं भी सिर्फ संयुक्त राष्ट्र के लिए काम किया हूँ। तो ऐसे मतलब सोशल रिलेशंस थे। अच्छी बात है, क्योंकि वो मैं उनके बारे में काफी क्रिटिकली लिखता था 1990s में, जब चिदम्बरम जी वित्त मंत्री थे यूनाइटेड फ्रंट में और वो विपक्ष में थे। तो मैंने काफी क्रिटिकली लिखा उनके बारे में। और फिर उसके बाद मेरी आखिरी मुलाकात उनके साथ तब हुआ जब जब निर्देशक था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी का। तब मुझे मेरा एक दायित्व ये था कि साल में 2 बार मुझे जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस होता है पार्लियामेंट में, जो मतलब वित्त मंत्रालय की ओवरसाइट करते हैं, सवाल पूछते हैं उनसे, वो अगर हमें बुलाए, हमें जाना पड़ता है उनको, मतलब उनके प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तो मुझे बुलाए थे, और वो सदस्य थे उस कमेटी के। तो तब बड़े खुश हुए और चाय पिया मेरे साथ। बोला कि तुम्हें तो जरूर सरकार में काम करना चाहिए। मैंने कहा, देखिए आजकल तो आपका सरकार नहीं है, कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं कब तक करेंगे। लेकिन उन्होंने मुझे एक बात तो बोला था तब, मुझे याद है, कि देखो, आर्थिक सफलता इस सरकार के लिए बहुत जरूरी है। जहां तक हो सके आप उस पर लगे रहो, क्योंकि अगर ये आर्थिक विषयों पे असफल रहे, तब जो बिगटरी सांप्रदायिकता के रूप ये दिखाएंगे, वो बहुत ही खतरनाक और घटिया होगा, जिसके हमें अभी मतलब तजुर्बा हो रहा है वास्तव में, जो उन्होंने कहा। तो एट दैट लेवल मेरा उतना ही उनके साथ संपर्क था। लेकिन मैंने एक बात नोट की उनके बारे में, जो मैंने किस बहुत कम लोगों में देखा है। और ये बात उन्हीं लोगों में होता है जिनको अपनी इतिहास की जगह वो सुरक्षित समझते हैं। जैसे ये समझे हैं, जब आप मीडिया वाले इनके पीछे पड़ते थे, वो कहते थे ना कि इतिहास आप लोगों से ज्यादा मेरे साथ हमदर्दी करेगा। तो वो अपने ऐतिहासिक जगह से सुरक्षित थे। और दूसरी बात, वो अपनी तकनीकी कामयाबी, कॉम्पिटेंसी में भी सुरक्षित थे। शायद तालीम अच्छी थी, उनको रिकग्निशन बहुत ही मतलब यंग एज पे मिल गया था। तो उस वजह से वे अपने से वरिष्ठ जो अर्थशास्त्री थे, सुकुमार चक्रवर्ती, अर्जुन सेनगुप्ता, बगीचा सिंह मिनास, उनके साथ काम करते थे और उनसे काम करवाते भी थे। उनके जो पीयर ग्रुप था, डॉक्टर सी रंगराजन, डॉक्टर बिमल जनान, ऐसे लोग उनके साथ भी बड़े अच्छे काम करते थे। और उनके बाद जो लोग आए, डॉक्टर मंटे कालूवालिया, डॉक्टर
विजय कीरकर, डॉक्टर रघुराम राजन, डॉक्टर कौशिक बासु, उनके साथ भी उनका संपर्क बड़ा अच्छा रहा। तो वो एक अर्थशास्त्रिक नेता थे और सरकार में उनको अच्छी तरह से ये ज्ञान था कि अर्थशास्त्रिक नेता होने का मतलब ये नहीं है कि बताओ कि मैं सबसे बड़ा या सबसे ज्यादा वैज्ञानिक अर्थशास्त्री हूँ। मेरा काम है जो आर्थिक समस्याएं हैं उनको ठीक करना, उनको ठीक करना एक टीम का काम होता है। तो मुझे टीम जुटाना पड़ेगा, उनके साथ काम करना पड़ेगा, और वो उनके पास एक ग्रेट स्किल था जो आज मेरे ख्याल से इस सरकार में किसी के पास नहीं। रतिन जी, मनमोहन सिंह ईयर्स और खास तौर से अर्थशास्त्र की बात करें, इकोनॉमिक सिचुएशन, मैनेजिंग द इकोनॉमिक क्राइसिस, मनमोहन सिंह जी का 2004 का वॉक द टॉक का एक इंटरव्यू है जिसमें वो ये कह रहे थे कि मुझे दिख रहा था कि देश बहुत बुरी स्थिति में है, और जब मैं वित्त मंत्री बना तो आई रेड द राइट एक्ट कि नहीं भाई, ये हमको रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, वरना द कॉन्सिक्वेंसेस विल बी डिजास्टर्स, the country's economy would have surely collapsed and soon after its politics as well. ये उनके शब्द थे। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो मनमोहन सिंह डॉक्ट्राइन ऑफ इकोनॉमिक्स फॉर इंडिया, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? मैं उसको अगर ऐसे कोई चीज होता बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स, तो मैं कहता वो मनमोहन सिंह डॉक्ट्राइन होता, क्योंकि बुद्धिज्म में कहते हैं ना कि मिडिल पाथ, मध्य रास्ते पे चलो। मनमोहन सिंह जी, लोग कभी कहते हैं कि वो अपॉर्चुनिस्ट थे, क्योंकि जब वामपंथी विचारधारा थी तब वो वामपंथी थे और फिर उसके बाद वो राइट विंग बन गए। ऐसी बात नहीं है। वो एक तकनीकी आदमी थे जिनके पास राजनीतिक मतलब कुछ काबिलियत थे, और वो जानते थे कि सरकार में काम करना इसका ये मतलब है कि जो भी तरीके से जो भी आर्थिक समस्या उसको हल करे, और इसका ज्ञान उन्हें बड़े अर्ली एज में आ गया था। वो हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार बने थे एट द एज ऑफ 38 1972, सॉरी, एट द एज ऑफ एग्जैक्टली 40। शी इज वेरी यंग। सचिव है आर्थिक सलाहकार, मुख्य आर्थिक सलाहकार। आजकल तो मेरी उम्र के लोग बनते हैं। और उनके आर्थिक सलाहकार बनने के बाद ही देश की जो अर्थव्यवस्था थी वो कोलैप्स होने लगा। खासतौर पे महंगाई जो है, इन्फ्लेशन जो है, वो 30-40% में चला गया था। उन्होंने दूसरे लोगों के साथ काम करके, मंत्रियों के साथ काम करके महंगाई को सिंगल डिजिट में लाए, और दैट वाज हिज फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ अ क्राइसिस। उनको मतलब जो बोलते हैं ना कि फौलाद में आदमी बनता है, तो इस पहले जो हमारे जो महंगाई का क्राइसिस था 1974 में, उसमें वो फौलाद उस फौलाद में वो क्राइसिस मैनेजमेंट समझने लगे। उसके बाद जब 1991 क्राइसिस आया, आपको मानना पड़ेगा कि उन्होंने वीरता दिखाई, क्योंकि जो पहले तो सरकार ने सोचा कि ये आईजी पटेल को पूछे, पटेल साहब ने मना कर दिया। तब आए मनमोहन सिंह, और क्राइसिस में साफ था कि जो हमने लाइसेंस परमिट राज और प्रोटेक्शनिज्म और कंट्रोल्स की जो पथ हम अपनाए थे, वो अब नहीं चलता। दुनिया बदल चुकी थी, आर्थिक परिस्थितियां बदल चुके थे देश में, तो उन्होंने फिर पॉलिसीज बदले, और पॉलिसीज बदले, लेकिन बदलने से पहले उन्होंने प्रधानमंत्री को कन्विंस किया। उन्होंने एक टीम जुटाई, पी चिदम्बरम थे उसमें, दूसरे लोग भी थे, सुब्रमण्यम स्वामी भी थे उसमें इनिशियली। तो एक टीम उन्होंने मतलब बनाया, और वो टीम की लीडरशिप में वो वित्त मंत्री जब बने, उन्होंने क्राइसिस सॉल्व किया। इसलिए जब वो 2004 में आए, खैर वाजपेयी सरकार तो इतना खराब भी नहीं था जितना ये है अर्थव्यवस्था के मामले में, लेकिन वो एक पता नहीं क्या है बीजेपी सरकार में, खुद के अचीवमेंट्स पे बोस्ट करने में उनको वो बहुत पसंद है। तो वो भी बोस्ट करते थे, इंडिया शाइनिंग। काम किए थे अच्छे, कुछ डिसइन्वेस्टमेंट्स किए थे, कोई शक नहीं है, लेकिन ऐसा भी कोई बढ़िया हालत नहीं था देश का। तो वो पहचान गए कि एक तो वो था, और एक जो मतलब विश्व का जो अर्थव्यवस्था थी वो एक गलत दिशा में जा रही थी तब, जो 2007 में जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ उस पर कल्मिनेट हुआ। एसेंशियली
क्या हो रहा था कि जो लोग फाइनेंशियल वर्ल्ड में थे, स्टॉक मार्केट में या ये लोन देके ईएमआई से पैसे बनाने में, वैसे पूंजीवादी, ना वो जो मतलब चीजें बनाते हैं, लेकिन जो चीजें बनाने के लिए आपको पैसे देते हैं और फिर आपसे पैसे लेते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उनकी जो इन्फ्लुएंस थी और उनकी जो वेल्थ था वो विश्व भर में बढ़ रहा था। तो उससे उससे पता चल गया कि क्राइसिस आएगा, और लेकिन और दाद देनी पड़ेगी। जब 2007 में क्राइसिस आया, इंडिया वाज द ओनली कंट्री दैट मैनेज्ड टू वेदर दैट क्राइसिस। हमें इतनी तकलीफ नहीं हुई जितने विश्व के तमाम देशों को तकलीफ हुई, खासतौर पे इमर्जिंग इकोनॉमीज को। वो ये भी समझ गए थे, प्रैग्मेटिक थे, कि अगर चीन हमारा पड़ोसी है और अगर हम चीन पे भरोसा नहीं कर सकते हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ाने के लिए, तब हमें किसी और के साथ समझौता करना होगा और उनके नजदीक आना होगा। न्यूक्लियर डील उस दृष्टिकोण से एक आर्थिक कदम भी था, क्योंकि उस वजह से हम यूएस के करीब आए, यूएस के टेक्नोलॉजीज हम अपनाने लगे। क्वाड का आइडिया तभी जन्मा था और मनमोहन सिंह जी ने काफी जापान के साथ कोशिश की हमारे जो रिश्ते हैं वो बढ़ाने के लिए, आर्थिक रिश्ते बढ़ाने के लिए, कामयाब भी रहे। और अगर आप देखें क्वाड को, तो आई वुड से क्वाड इज नॉट एज मच ए मिलिट्री अलायंस जितना वो टेक्नोलॉजी अलायंस है। और इस बात की बीज जो थी वो मनमोहन सिंह ने उगाया था। तो वैसे वो एक प्रैग्मेटिक, रिजल्ट्स ओरिएंटेड इकोनॉमिस्ट थे। उनको नतीजे से मतलब था, उनको नतीजे से मतलब था, विचारधारा से नहीं। उनको नतीजे मतलब था और तकनीकी काबिलियत से नहीं। जो तकनीकी काबिलियत है, जिसको मैं कहता हूँ प्लम्बिंग। अब भाई कोई घर आता है तो मतलब पानी ठीक से चलना चाहिए, पाइपें ठीक होनी चाहिए, तो उसके लिए प्लम्बर चाहिए। लेकिन घर का कल्पना जो है या आपके बाथरूम का कल्पना जो है, वो प्लम्बर तो नहीं कर सकता। उसके लिए दूसरे स्किल्स चाहिए। वो ये अच्छी तरह से समझते थे और उनकी स्किल यही था। मैं समझता हूँ, मैं भी वैसे ही हूँ, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि वो घर का कल्पना करता था और प्लम्बरों को आजमाते थे, मिस्त्रियों को आजमाते थे, लेकिन आजमाते थे एज पार्ट ऑफ ए टीम। उनको ये नहीं कहते थे कि तुम छोटे हो या बड़े हो। और ये भी खराब आदत नहीं था जो आजकल हमारे देश में दिख रहा है, जो कम्युनिस्ट आदत थी कि भाई मैं प्रधानमंत्री हूं, आपको एक लक्ष्य देता हूं, अब आप जाके इसको करिए। और सब कहते थे कि राजा साहब ने लक्ष्य दिया और हम करेंगे जैसे विकसित भारत या $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। ये सब नहीं करते थे, वो ड्रामाबाजी। वो एक चीज समझते थे कि हमारे जैसे देश को सबसे पहले हमें ये करना है कि जो क्राइसिस आएंगे वो बाहर से आएंगे और उनको जूझना है। दूसरी बात वो समझ गए थे कि सबसे बड़ी चीज जो है वो है ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ। जब तक जो अर्थव्यवस्था है वो ऐसा है कि देश की जो आर्थिक स्थिति है उस पर बढ़ोतरी आ रही है साल पे साल, वो पहला कदम है चीजों को ठीक करने के लिए। उसके बाद पैसे आ जाते हैं दूसरी चीजें करने के लिए, जैसे कि नरेगा है, जैसे कि ये अब आजकल हम शिक्षा में पैसे डालते हैं गरीब बच्चों के लिए, जैसे कि अभी स्वास्थ्य पे डालने लगे। वो सबके लिए पैसा चाहिए। पैसा तब आता है जब ग्रोथ होता है। तो वो एक ग्रोथ सेंटर्ड इकोनॉमिस्ट थे और एक क्राइसिस कॉन्शियस इकोनॉमिस्ट थे, एंड ही सर्व्ड इंडिया वेरी वेल फॉर दैट रीजन। तो अगर मैं कहूंगा मनमोहनिक्स क्या है, मैं कहूंगा उसके फेज 1 तो था ग्रोथ बढ़ाते हैं, फेज 2 था क्राइसिस को टालते हैं, और फेज 3 था प्रैग्मेटिक होना है। वो उन्होंने बार बार कहा लोगों से कि भारत जैसे देश में हमें पब्लिक सेक्टर भी चाहिए और प्राइवेट सेक्टर भी चाहिए। ना हम पूर्ण पूंजीवादी बन सकते अमेरिका जैसे, ना हमें वियतनाम या चीन जैसे कम्युनिस्ट बनना है। हमें दोनों पैरों पे चलना होगा, क्योंकि देश की जो मतलब रीजनल डिफरेंसेस है, सोशल डिफरेंसेस है, इसमें एक स्ट्रॉन्ग मतलब पब्लिक सेक्टर, एक अर्थव्यवस्था का एक बहुत महत्वपूर्ण और इंडिस्पेंसेबल कड़ी है। वो ये समझते थे और बार बार बोलते थे, लोग सुनते नहीं थे। लोग एक बाइनरी बना देते थे कि भाई या तो हम राइट विंग है, या तो लेफ्ट विंग है, या तो न्यू लिबरल है, या तो ये सब लेबल्स पे उनको ज्यादा मतलब नहीं था। उनको ज्यादा मतलब था, जैसे मैंने पहले कहा, नतीजों से। अगर उनका स्ट्राइक रेट आप देखें नतीजों में, 74 इन्फ्लेशन डाउन, 91 रिफॉर्म्स सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, इंडिया आउट ऑफ क्राइसिस, 97 99 एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस उनके हाथ में नहीं था।
2004 में इकोनॉमी थोड़ा सा डावाडोल था, उसको ठीक किया। 2007 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, बला टली। 2012 में जब इंडिया को फ्रेजिलिटी हुआ तब उन्होंने एक्शन, और वो एक्शन उन्होंने ली उस वजह से जब 2004 में ये सरकार आई तब अर्थव्यवस्था काफी अच्छी हालत में थी। रही बात उसकी मैं कुछ कहने वाला हूं जो जरा अनयूजुअल है, वो एक दृष्टिकोण से लकी भी थे, लक तो चाहिए, लेकिन हमारे जो राजनीतिक व्यवस्था है उसने उसी में उसको लक मिल गया। लक ये मिल गया कि कांग्रेस पार्टी 1991 के बाद जब वो प्रधानमंत्री बने, उनका कोई विचारधारा नहीं था, उनको बस पावर में आना था और वो डील्स करते थे, यहां से वहां डील, यहां से वहां डील, एक कमीशन पार्टी बन गया था, अब पता नहीं क्या है। तो उनके जो मंत्रीगण थे उनको मतलब भारत की जो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी है उससे ज्यादा मतलब नहीं था। उन्होंने, और ये जो मनमोहन सिंह साहब थे वो अनइलेक्टेबल थे, तो वो थ्रेट भी नहीं थे, लेकिन दूसरे अनइलेक्टेबल, काफी जो अनइलेक्टेबल लोग तो काफी आते हैं हमारे राजनीतिक मंच पे, लेकिन वो नॉर्मली फेल हो जाते हैं। मनमोहन सिंह इसलिए सक्सेसफुल थे क्योंकि उन्होंने ये जो उनकी डिसएडवांटेज थी कि वो इलेक्शन नहीं जीत सकते थे, कभी पंचायत भी नहीं जीत सकते थे, उसको उन्होंने एडवांटेज में बनाया। क्योंकि ना कांग्रेस के पास कोई आर्थिक विचारधारा था तो उन्होंने एक आर्थिक विचारधारा अपनाया। फेज 2 में ग्रोथ से वो गए इंक्लूजन में, क्योंकि देख रहे थे कि ग्रोथ हो रहा है, इंक्लूजन नहीं हो रहा है, तो नरेगा आई, सर्व शिक्षा अभियान आया, वो पहले हेल्थ केयर मेजर्स आए, मिड डे मील स्कीम्स आए, बहुत कुछ आए, और कांग्रेस में कोई खास विरोध नहीं कर रहा था क्योंकि 1991 में लोगों की विचारधारा था लेफ्टिस्ट राइटिस्ट जो भी है, यहाँ पे कोई विचारधारा नहीं था, कोई आइडिया नहीं था। आइडिया था कि भाई वजह करो, कमीशन बनाओ, इसलिए लोग इतने गुस्से से फेंक दिया था सरकार को 2014 में, लेकिन उन्होंने संभाला, उन्होंने वामपंथियों को संभाला, उन्होंने राइट विंग फोर्सेस को संभाला, उन्होंने प्रो कास्ट पीपल को संभाला, उन्होंने कोएलिशन में, कोई अर्थव्यवस्था में कोएलिशन पॉलिटिक्स की फ्रेजिलिटी की वजह से उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होनी थी अर्थव्यवस्था में। इनफैक्ट 2004-2008 हमारे अर्थव्यवस्था के गोल्डन ईयर्स थे। तो ये उनकी मनमोहन इकोनॉमिक्स की अगर आप पूछे तो ये पॉलिटिकल डायमेंशन है, लेकिन एक सेंटेंस में बोलूंगा, उनकी जो यूएसपी था वो था कि नतीजे महत्वपूर्ण है, विचारधारा नहीं। आपने बहुत अच्छे से सम अप किया है ये, खास तौर से जब वो पावर में रहे वो जर्नी। बहुत संक्षिप्त रूप से, क्या आप मनमोहन इकोनॉमिक्स में कोई फ्लॉ भी देखते हैं, कोई चीज जो वो नहीं अचीव कर पाए? मनमोहन सिंह नहीं की हैंडल कर इकोनॉमिक्स में नहीं। अगर मैं कहूं कि मनमोहन सिंह एक केपेबल पॉलिसी एग्जीक्यूटर थे, तब मैं ये तो नहीं कह सकता हूं कि वो विश्व गुरु थे। ना उन्होंने कभी चाहा, दूसरे लोगों जैसे नहीं थे, उन्होंने कहीं चाहा कि कोई उनको विश्व गुरु माने। वो एक केपेबल पॉलिसी एग्जीक्यूटर थे और वो काम उन्होंने किया। जो आप बात कह रहे हैं हमारे अर्थव्यवस्था में जो कमियां हैं, वो तो हमारी जो ग्रोथ मॉडल है उसी मॉडल की वजह से वो कमियां हैं, और उनको टैकल करने के लिए एक विश्व गुरु चाहिए आपको, एक अर्थव्यवस्था, एक अर्थशास्त्री नहीं। अर्थशास्त्री बता सकते हैं आपको कि क्या कमियां हैं, जैसे आप आज देख रहे हो। कमियां तो बहुत है, मैं बार बार इनको दोहराता हूं पब्लिक में। कमी यह है कि हम लोग इस देश पे 3000 रुपए के शर्ट बना सकते हैं, लेकिन 2000 रुपए की कमीज नहीं बना सकते। वो हम बांग्लादेश और वियतनाम से इंपोर्ट करते हैं, और जब बांग्लादेश फूट जाता है तब हम बोलते हैं अच्छा हमारे पास अब मौका आया एक्सपोर्ट करने के लिए, लेकिन हमारे खुद के लोगों के लिए हम नहीं बना सकते। हमारे जो प्रोडक्टिविटी लेवल है वो चाइना से 1/3 है। हम एक्सपोर्ट मार्केट में, भारत मेरे ख्याल से विश्व एक्सपोर्ट्स में 2% हमारा हिस्सा है। तो ना एक्सपोर्ट्स चलती है, ना आम आदमी का कंजम्पशन से अर्थव्यवस्था चलता है, ना इस वजह से इन्वेस्टमेंट होती है। सरकारी जो वित्त व्यवस्था है, क्योंकि ग्रोथ नहीं है, वो डाउन है काफी। और फाइनली एक चीज है जो हम क्या करें अब, मैं हमेशा बोलता हूं लोगों से कि अगर आप मतलब इतने बड़े पॉलिटिशियन हो या कुछ, तो भाई किसी शहर में ट्रैफिक तो ठीक से संभाले। अब आप भारत के सबसे अमीर शहर में जाए, जैसे बंबई हो, और आप पटना में जाए, अगर आप बाहर से आएंगे आपको कोई खास
ट्रैफिक डिसिप्लिन में फर्क नहीं दिखेगा। सब रोड पे लोग स्कूटर उल्टा ही चलाते हैं। तो मैं उनकी इकोनॉमिक्स पे खोट नहीं लगा आइडेंटिफाई करूंगा ना। वो राजनीतिक आदमी थे, वो एक काम के लिए आए थे, वो काम करके वो चले गए। हमारे राजनीति में, हमारे समाज में काफी समस्याएं हैं और ऐसे हमें नेतृत्व तो नहीं मिला है राजनीतिक मंच पे किसी शख्स से जो ये समस्या को लेकर इनका हल बता सके। या तो हम हिंदू मुस्लिम करते हैं या तो हम कमीशन एजेंटिंग करते हैं। तो लेकिन ये तो मनमोहन सिंह जी का समस्या नहीं था और उनका समस्या ये था कि मतलब देश को क्राइसिस से बचाए और जहां तक इन सीमाओं में हो सके हमारा ग्रोथ रेट ठीक रखे और जहां तक इन सीमाओं में हो सके अगर गरीब खुद के बल पे प्रॉस्परस नहीं हो रहा है तो उनको कुछ पैसा दें, जो मोदी जी अभी अच्छी तरह से इमिटेट कर रहे हैं। उन्होंने शुरू किया था और कामयाब रहे। नरेगा सबसे कामयाब स्कीम था आज तक डिस्ट्रीब्यूशन में। गाली गलौज देके भारतीय जनता पार्टी ने उसको तो अपनाया क्या, चुम्मा चाटी करके उसको अपने बहुत करीब अपनाया और उन्होंने बीजेपी का फ्लैगशिप बना दिया आज। तो वो तो मनमोहन सिंह जी का प्रोग्राम था। सेम विद सर्व शिक्षा अभियान, हेल्थ केयर भी उन्होंने बढ़ाया, उसके ऊपर अभी फ्री राशन भी देने लगे हैं। लेकिन मनमोहन सिंह ये समझते थे, क्योंकि मुझे याद है कि एक दिन मैं और कुछ और अर्थशास्त्री बैठे हुए थे, मेरे ख्याल से मैं जब इंडिया में था 2010 होगा जब मैं वित्त आयोग में था, और वो बहुत डिटेल में हमें समझा रहे थे कि माफ कीजिएगा मुझे हिंदी में शब्द भूल गया, मैं जानता था कि भारत पे अर्थव्यवस्था चलाना अगर आप राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो वो एक टाइट रोप है, एक पगडंडी है और पगडंडी के इस तरफ गिरे बाएं तरफ है एंटाइटलमेंट और दाएं तरफ है एम्पावरमेंट। दोनों सामाजिक भी समस्याएं हैं, दोनों राजनीतिक भी मुद्दे हैं। तो अर्थव्यवस्था को इन दोनों के बीच एक फाइन बैलेंस क्रिएट करके चलना है, बैलेंस बिटवीन एंटाइटलमेंट एंड एम्पावरमेंट। वो समझ गए थे और हमें समझाए थे। अब लेकिन इस बात को एक तकनीकी क्राइसिस मैनेजर एंड पॉलिसी एक्सपर्ट तो नहीं कर सकता है ठीक। एक तो एक टीम एफर्ट चाहिए, दूसरी एक पॉलिटिकल लीडरशिप चाहिए, तीसरी पॉलिटिकल कैपिटल चाहिए। ये तीन चीजें अगर आप इस समस्या में नहीं डालें तब ये समस्या हल नहीं होगी, ना कांग्रेस से होगी ना आजकल भारतीय जनता पार्टी से हो रहा है। बिल्कुल। मैं जाते जाते एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहता हूं और आपकी एक बात दोहराना चाहता हूं। आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मनमोहन सिंह ने आपको एक बात बताई थी कि आप इस सरकार, इस जो अभी सरकार है बीजेपी की, नरेंद्र मोदी की सरकार है, उसमें आप अर्थव्यवस्था से जुड़े हुआ अच्छा काम करते रहें, आप एज इन रतिन रॉय, ये सुनिश्चित करें कि अर्थव्यवस्था ठीक चल रही है, नहीं तो क्या हो जाएगा वो जरा आप थोड़ा सा स्पष्ट कर दें। नहीं तो काफी चीजें हो जाएंगे जो हम चाहते नहीं हैं, जैसे कि सांप्रदायिकता बढ़ेगा, समाज में टेंशन बढ़ जाएगा और बटेंगे या कटेंगे ऐसे बातें करके लोग इलेक्शन जीतेंगे। क्योंकि इलेक्शन जब आप मतलब लोगों की आर्थिक परिस्थिति ठीक करने से नहीं जीतते हैं तब तो आपको मतलब गंदगी और कीचड़ पे जाना पड़ता है, चाहे आप उसको गंदगी ना समझे, चाहे आप उसको राजनीतिक अपना मतलब दायित्व समझे। लेकिन जो हम जैसे लोग और मनमोहन सिंह जैसे लोग ऐसी चीजों को कीचड़ समझते हैं, बटेंगे या कटेंगे या लोगों के मस्जिदों के सामने या चर्चों के सामने नाचना और ये कहना कि जो अनुसूचित जनजाति है उनको बहुत ज्यादा फैसिलिटीज मिल रहे हैं और ये कास्ट को बीच पे ले आना, कहना कि गर्व से कहो हम ब्राह्मण हैं, ये सब आजकल ये सब बकवास हो रहा है, ये शुरू हो जाएगा। लेकिन जब तक अर्थव्यवस्था ठीक से चले ये शुरू नहीं होगा, क्योंकि तब एक बिनाइन चीज होती है जिसपे आदमी क्रेडिट ले सकता है। और हमारे विश्वगुरु को अगर विश्वगुरु बनना है तो सांप्रदायिकता तो नहीं बनेंगे ना विश्वगुरु। लेकिन अगर अर्थव्यवस्था ठीक कर पाते थे तब होगा, तो उनको सहायता देना बहुत जरूरी है। और ये बात मैं समझा नहीं था तब, अब जब भारत देखता हूं तब समझ में आते हैं कि वरिष्ठ लोग जब कभी कभी ज्ञान देते हैं तब वो ज्ञान मतलब हमें लगता है कि 3, 4, 5, 6, 7, 8 साल का फिर समझ में आता है। जी बहुत 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 धन्यवाद वक्त देने के लिए रतिन रॉय जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत कुछ पता चला डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में और एंड योर इंप्रेशन ऑफ द लीडर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।